नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद है। दिल्ली में आज एक स्पेशल अभियान दिल्ली सरकार की तरफ से शुरू किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक विशेष सफाई अभियान शुरू किया है। हालांकि ये अभियान आज दिल्ली के NDMC इलाके से शुरू किया गया है, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हनुमान मंदिर के अंदर झाड़ू लगा करके दिल्ली की जनता को एक मैसेज दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी दिल्ली वासियों से ये अभियान के अंदर जुड़ने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर आप दिल्ली को स्वच्छ और साफ़ सुथरा चाहते हैं तो आपको दिल्ली सरकार, नगर निगम, NDMC जैसी संस्थाओं का साथ देना होगा। हालांकि दिल्ली में अब दिल्ली के बाज़ारों में 2 बार सफाई हो रही है। दिल्ली में सुबह शाम सफाई हो रही है, लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार पर लगातार ये सवाल निशान भी खड़ा हो रहा था कि दिल्ली में आखिर इतनी गंदगी क्यों है। दिल्ली में तमाम ऐसी संस्थाएँ अब दिल्ली सरकार के अधीन है और दिल्ली सरकार BJP की है, और इसीलिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सफाई अभियान के लिए शुरुआत करते हुए लोगों से ये अपील की है कि आप अपने इलाके में सांकेतिक रूप से झाड़ू साफ सफाई करें, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपील की कि आप अपने इलाके के अंदर कूड़ा सिर्फ डस्टबिन में डालें और कूड़े की गाड़ी में ही आप कूड़ा डालें। दिल्ली को साफ स्वच्छ करने में आपको दिल्ली सरकार के साथ आना होगा। वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली के कई पार्षदों ने भी अपने अपने इलाके के अंदर स्वच्छता अभियान चलाया। दिल्ली BJP प्रदेश उपाध्यक्ष और दिल्ली कालकाजी से पार्षद योगिता सिंह ने भी अपने इलाके में आज सफाई अभियान चलाया। उन्होंने मैसेज दिया कि अगर कोई अपने इलाके के अंदर पार्कों को, गलियों को RWA के तहत साफ़ सफाई रखता है तो 20 दिन के बाद उनको सम्मानित किया जाएगा। यानी कि दिल्ली में BJP के नेता अब सड़कों पर उतर आए हैं और दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए अलग अलग योजनाओं के तहत दिल्ली की जनता से आह्वान कर रहे हैं कि आप दिल्ली को स्वच्छ करने में दिल्ली सरकार, नगर निगम, NDMC का सहयोग और साथ दें। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में मौसम को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 9 से भी अधिक मौतें हो गई हैं तेज़ हवा, आंधी और ओलावृष्टि के कारण। इस पर तत्काल रूप से जो भी मदद की जा सकती है वो मदद उत्तर प्रदेश में उन लोगों की जाए। और इस प्रकार से उन मौसम विभाग ने पहले भी अलर्ट दिया था कि उत्तर प्रदेश में आने वाला जो समय है वो बेहतर नहीं होगा, इसलिए क्योंकि बारिश होगी, तेज़ बारिश के साथ तेज़ हवाएं चलेंगी, आंधियां, तूफ़ान होगा, जिसको देखते हुए 9 लोगों की प्रदेश में मौत हो गई है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा है और साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि जिनकी इस ओलावृष्टि से, जिनकी इन तेज़ हवाओं से, पेड़ गिरने के कारण या किन्हीं वजहों से अगर मृत्यु हुई है तो तत्काल रूप से उनकी सहायता आर्थिक तौर पे की जाए। यही नहीं, मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटे के लिए भी अलर्ट घोषित किया है। ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कई शहर ऐसे होंगे जहां पर तेज़ हवा होगी और तकरीबन 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तेज़ हवाएं चलेंगी। इन सभी चीज़ों को देखते हुए रेस्क्यू करने के लिए भी कहा गया है और उत्तर प्रदेश में मौसम ने लगातार करवट बदली है। अगर बात करें पिछली 1 तारीख से लेकर के अब तक की, तो मौसम में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। जहां सुबह तेज़ हवाएं चलती हैं, दोपहर में तेज़ धूप होती है। इसके साथ साथ कई स्थान ऐसे भी हैं जहां पर तेज़ बारिश भी हुई है। साथ ही साथ जो हवाओं की रफ्तार है वो 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, जिसकी वजह से कई जगहों पर पेड़ गिरने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त भी हुआ है। इन तमाम इलाकों का जायज़ा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया के द्वारा निर्देशित किया गया है। न सिर्फ जायज़ा करने के लिए बल्कि इन स्थानों पर जो भी मौतें हुई हैं उन सभी को आर्थिक तौर पर सहायता भी प्रदान की जाए, इस बाबत भी निर्देशित किया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटे के लिए यूपी में अल्टीमेटम दिया है कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, तेज़ हवा या आंधी चल सकती है। ऐसे में सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है और उन सभी लोगों को निर्देशित किया गया है जो खुले में काम करते हैं या किसी पेड़ के साथ या पेड़ की कटान के काम में लगे हैं, उनको अपनी सुरक्षा करनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक फार्मूला अपनाया है अवैध निर्माणों के खिलाफ। अगर सीलिंग हो चुका है तो बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा। VC ने मीटिंग बुलाई और ये कहा है जोनल अधिकारियों से, जितने भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी जोनल अधिकारी हैं, जितने भी जोन हैं, उनके जोनल को ये कहा कि कोई भी बिजली कनेक्शन, सीवर कनेक्शन को काटने के लिए आप लोग लेटर लिखेंगे
अगर विद्युत कनेक्शन कटेगा तो अवैध निर्माण रुक सकेगा, क्योंकि जोनल अधिकारी का ये कहना है कि हम सील कर देते हैं मगर क्षेत्रीय पुलिस सांठगांठ करके सील खुलवा देती है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि ऐसे अवैध निर्माणों पर अंकुश ज़रूर लगाएं, मगर लगातार अवैध निर्माण पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, जिसकी वजह से अब विद्युत कनेक्शन को काटने का भी प्रावधान पहले भी था, जिसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ऐसी फाइलें मंगवाई है और ये कहा कि विद्युत विभाग को लेटर लिखा जाए और जितने भी इस तरह के कनेक्शन उनको काटने का भी प्रयास किया जाए। जब कनेक्शन कट जाएगा तो जाहिर सी बात है अवैध निर्माण कैसे हो पाएगा। इसी तरह के रूपरेखा देखने को मिलेगा तो इससे अवैध निर्माण पर अंकुश भी लगेगा और ख़ास तौर पे न्यायालय में जो ध्वस्तीकरण के आदेश हैं उनको कंप्लाइंस करने के लिए भी वीसी ने कहा है कि जितने भी पेंडिंग आदेश हैं उनको होल्ड न किया जाए बल्कि कंप्लाइंस किया जाए, क्योंकि अगर कंप्लाइंस किया जाएगा ऑर्डर तो जाहिर सी बात है कि फिर कोई अवैध निर्माण करता हुआ नज़र नहीं आएगा। अगर इसी तरह से अवैध निर्माण होते रहे तो शहर इस काबिल नहीं रहेगा कि लोग रह सकें, क्योंकि लोग प्लाटिंग कर देते हैं, अवैध निर्माण कर लेते हैं, कमर्शियल अपार्टमेंट बना लेते हैं, फ्लैट्स बना लेते हैं, फिर सुचारू रूप से जो एक आजीविका के लिए ज़रूरतें नगर विकास सेवाएं होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से लोगों का जीवन जो है वो दिक्कत में आ जाता है। इसीलिए ऐसे फ्लैट्स, ऐसे प्रॉपर्टी डेवलपर से प्लॉट लोग ना ख़रीदें जो एलडीए से अप्रूव्ड ना हो। अब देखने वाली बात है कि एलडीए के सख्त रवैये से कितना अवैध निर्माण पर अंकुश लगता है या नहीं। कैमरामैन सुमित के साथ रज़ा बात, लखनऊ, जेके न्यूज़। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकियों द्वारा घटना के बाद उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं अलर्ट है और यही वजह है। आप देखिए कि प्रमुख सचिव गृह की बैठक में मॉक ड्रिल को लेकर व्यवस्थाओं को मूर्त रूप देने की बात कही गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो जिले नेपाल से नज़दीक हैं उन जिलों में विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ लगातार जिस तरह से पहलगाम में जो आतंकियों द्वारा घटना कारित की गई उसके बाद से कहीं ना कहीं युद्धाभ्यास की भी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जहां मॉक ड्रिल की निर्देश दिए गए हैं और कहीं ना कहीं युद्ध के दौरान जो भी चीज़ें होती हैं, जो रिहर्सल होता है उसको किया जा रहा है, यानी आपात स्थिति से निपटने के लिए और आपात स्थिति के दरमियान अभ्यास किया जा रहा है। ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में घटना हुई थी उसके बाद से पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस दौरान आतंकियों के उनके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से सतर्क और अलर्ट हैं और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के जो भी नेपाल से जिले बॉर्डर हैं वहां पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की जो एजेंसियां हैं, केंद्र की एजेंसियां हैं, समन्वय स्थापित करते हुए हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से केंद्र से मॉक ड्रिल को लेकर निर्देश हैं उन निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन कराया जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से पूरी तैयारियां को मुकम्मल कर लिया गया है होते हैं उन निर्देशों का पूरी तरह से अभ्यास किया जा रहा है। कैमरामैन सुमित के साथ उमेश मिश्रा, JK 24x7, लखनऊ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है और 12वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदार के दर्शनों को लेकर के पूरे देश भर के श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बाबा के दर पे लोग पहुंच रहे हैं, अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे तत्व भी पहुंच रहे हैं वहां पे जिनका बाबा का दर्शन करने में रुचि कम है लेकिन रील बनाने में ज़्यादा है और उनके इस रील बनाने के चक्कर में बाबा के दर की पवित्रता भी कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे की तरफ डीजे बजाया जा रहा है, लोग पाश्चात्य नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो इसका संज्ञान सरकार ने लिया और रुद्रप्रयाग की पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। ऐसे लोगों को विभिन्न मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से चिन्हित किया जा रहा है और जो अज्ञात हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने लोगों से अनुरोध किया है कि इस वीडियो को प्रचारित प्रसारित न करें क्योंकि यह
बाबा केदार के धाम की पवित्रता से जुड़ा हुआ मामला है और इसको प्रचारित प्रसारित करना उचित नहीं है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने कहा है कि संबंधितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और बहुत जल्द वो सलाखों के पीछे होंगे। रुद्रप्रयाग पुलिस ने कहा है कि ऐसा कृत्य करने वालों को जनपद पुलिस के द्वारा जो उचित दंड है वो दिया जाएगा। उनके खिलाफ एफआईआर होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा और उनको जेल भेजा जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने भी श्रद्धालुओं से, तीर्थयात्रियों से यह अनुरोध किया है कि बाबा का दर बेहद पवित्र है, वहां आइए, दर्शन करिए, सुख शांति को महसूस करिए, आध्यात्मिकता का अनुभव लीजिए, लेकिन कोई भी ऐसा कृत्य रील के लिए मत करिए कि जिससे आपकी यात्रा खराब हो जाए और बाबा के धाम की पवित्रता भी प्रभावित हो। तो ये क्लियर मैसेज है कि जो लोग श्रद्धा का भाव लेकर के बाबा केदार के दर पे आ रहे हैं उनका तो स्वागत है, लेकिन जो लोग सिर्फ सस्ती लोकप्रियता या फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में ऐसा कृत्य करेंगे तो उनके खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगी। कैमरा सहयोगी संचित शर्मा के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से। और बात करेंगे उत्तराखंड के चारधाम यात्रा की, क्योंकि चारधाम यात्रा में भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर 14 घोड़े खच्चरों की मौत हो गई है। संदिग्ध हालत में ये मौत हुई है, लेकिन अब देखिएगा कि ये मौत के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी एक्शन मोड में होने के निर्देश दिए गए हैं। और लगातार देखिएगा कि जो टीमें हैं स्वास्थ्य विभाग की, वो लगातार उनका प्रशिक्षण कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इन 14 घोड़ा खच्चरों की मौत किस कारण हुई है, लेकिन जो 14 घोड़ा खच्चर मरे हैं उनके जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर उनकी मौत किस कारण हुई है। क्योंकि शुरुआती दौर में यही माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी वायरल के आने से इन घोड़े खच्चरों की मौत हुई है, लेकिन अब देखिएगा कि जांच का विषय है और जांच भी इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बिठा दी है, क्योंकि जो पशु पालन मंत्री हैं सौरभ भोगना, उन्होंने खुद इसका संज्ञान लिया है और इस पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसकी जाँच की जाए कि आखिर जो 14 घोड़ा खच्चरों की मौत हुई है वो किस कारण से हुई है। और इतना ही नहीं, देखिएगा कि 24 घंटे के लिए अभी घोड़ा खच्चरों का केदारनाथ में जाना बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया गया है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जो कहा जाए कि लगातार जो घोड़े खच्चर चारधाम यात्रा में चलते हैं उनकी पहले से ही स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया जाता है, लेकिन इन 14 घोड़ा खच्चरों की जो मौत हुई है उसके पीछे क्या कारण रहा है, इसके लिए अभी पूरी जाँच बिठा दी गई है। अब देखना होगा कि जाँच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन देखा जाए कि जो घोड़े खच्चरों की मौत होने के बाद जो प्रशासन है, शासन है या फिर कहा जाए स्वास्थ्य विभाग है, वो लगातार कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नज़र आ रहा है और लगातार जो घोड़े खच्चर चारधाम यात्रा में चल रहे हैं उनके जांच प्रशिक्षण करने के लिए जो टीमें हैं वो चंडीगढ़ और दिल्ली से भी बुलाई गई हैं। वो जो दिल्ली और चंडीगढ़ की टीमें आएंगी वो कहीं ना कहीं इन घोड़े खच्चरों की जाँच करती हुई अब नजर आएंगी। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद से अब इंसानियत शर्मसार होती हुई नज़र आ रही है। दरअसल फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में रहने वाले 60 वर्षीय स्वरूप को उन्हीं के भतीजों ने आग जलाकर जो है मौत के घाट उतार दिया। मामला फरीदाबाद के सेक्टर 3 का है, जहां पर कुछ दिन पहले स्वरूप अपने गांव जो है एक शादी अटेंड करने के लिए पहुंचा था, लेकिन उसके जो भतीजे थे उन्होंने उनको दारू पिलाने के बहाने बातचीत करते हुए गली में आकर उनको जो है आग जलाकर मारने का प्रयास किया। हालांकि इस बात की जानकारी जब उनके परिवार वालों को लगी तो परिवार वालों ने उनका इलाज कराने के लिए उनको रेवाड़ी लेकर पहुंचे, लेकिन वहां भी उनका इलाज नहीं हो पाया, जिसके बाद उनके परिवार वाले उनको फरीदाबाद लेकर आए, जिसके बाद उनका इलाज कराने के लिए बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन यहां पर भी इलाज ना मिलने के कारण उसको जो है दिल्ली के सफदरजंग रेफ़र कर दिया गया, लेकिन सफदरजंग में उनकी सोमवार को देर रात मौत हो गई।
बताया ये जा रहा है कि मामला करीब 2.5 एकड़ ज़मीन से जुड़ा हुआ था, जो कि राजस्थान के अलवर ज़िले के करोड़ा गांव का था। सबरूप उस ज़मीन पर मालिक था, लेकिन उसके भतीजे उसको हड़पना चाहते थे। तो वहीं सबरूप जो है अपने गांव किसी शादी फंक्शन में अटेंड करने पहुंचा था, तभी भतीजों ने उसको बहला फुसलाकर पहले दारू पिलाने का काम किया और उसके बाद उन्होंने गली में आकर उन पर जो है कुछ जलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने का प्रयास किया, जिसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है जल गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनको बचा नहीं सके। अब जो है सबरूप की बेटी सिमला का कहना है कि पिछले समय भी जो है उनके भतीजों की ओर से जो है लगातार दबाव बनाया जा रहा था ज़मीन हड़पने का, लेकिन जो है अब उन्होंने उनके पिता को जो है मौत के घाट उतार दिया। पुलिस से ये मांग की जा रही है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। अब इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं जो बात सामने आई है उसमें यही कि आखिर ज़मीनी विवाद को लेकर एक परिवार में इस तरह की स्थिति पैदा हुई, जिसके बाद भतीजों ने 60 वर्षीय सबरूप को जिंदा जलाने का प्रयास किया। अब पूरा मामला पुलिस पहुंच चुका है और पुलिस जो है जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। तो वहीं यह भी जांच का विषय है कि आखिर कैसे ये ज़मीन का मसला पहले भी जो है रहा और उस पर क्यों आखिर उचित कार्रवाई नहीं की गई। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। खबर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी। खबर आज एजुकेशन को लेकर है। जो रियासत कर्नाटक में हाल ही में SSLC यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के जो रिजल्ट आए हैं, बड़े अफसोस की बात है कि ये पिछले साल 73% पूरे रियासत भर में 73% स्कूल का रिजल्ट आया था। SSLC स्कूल्स जो छात्र जो 10वीं जमात में पढ़ते हैं 73% इसका रिजल्ट आया था, लेकिन करोड़ों रुपए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर तरह तरह की स्कीम बना रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रियासत कर्नाटक में 2025 में जो SSLC का एग्जाम हुआ, जिसमें 53% यानी कि टोटल 63% यहाँ पे रिजल्ट आया है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आखिरकार ये 10% माइनस किस वजह से हुआ है। क्या टीचरों की या शिक्षकों की या उस्तादों की या किसकी गलती है या सरकार की गलती है? इसकी वजह क्या है? अब ये देखना ये होगा कि सिद्धरामैया सरकार इस पर क्या स्टेप यानी कदम उठाती है, क्योंकि SSLC एक ऐसा एजुकेशन में पहली सीढ़ी माना जाता है। SSLC बोर्ड का एक जो एग्जाम है, यहीं से जो बच्चे टॉप करते हैं वो आला तालीम हासिल करने में कामयाब होते हैं। लेकिन अफसोस कि फिर भी यहाँ पर सिद्धरामैया सरकार एजुकेशन को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन SSLC का जो रिजल्ट आया है, अब ये देखना 63% इस साल आया है, पिछले साल से 10% कम हुआ। आखिर इसकी वजह क्या है? इसका जिम्मेदार कौन? सिद्धरामैया सरकार को चाहिए कि एजुकेशन को लेकर बहुत जल्द इस पे ज़ेर गौर करना चाहिए, क्योंकि आने वाले जो नस्ल है, यही नस्ल देश की एक यानी कि जो देश में जो एजुकेशन हो रहा है, जो नस्ल बढ़ रही है, जो तालीम हासिल कर देश के नागरिक बनकर साइंटिस्ट बनते हैं, एयर स्पेस में काम करने के लिए काबिल बनते हैं, ऐसे छात्रों को शिक्षा देना जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी, सिटी रिपोर्टर, बेंगलोर। आप देख रहे हैं JK न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। पीलीभीत के बीसलपुर में 1.5 दशक पूर्व बना रोडवेज बस अड्डा शोपीस बनकर रह गया है। यहाँ ना तो एक भी बस खड़ी हो रही है और ना ही यात्री शोर पहुंच रहे हैं। अन्य जिलों से आने वाली बसें भी बस अड्डे पर न जाकर ईदगाह चौराहे से ही सवारियां भरती हैं। ऐसे में बीसलपुर का रोडवेज बस अड्डा सालों से बदहाली के आंसू बहा रहा है, लेकिन अब एक बार फिर रोडवेज बस अड्डे के संचालन की उम्मीद जागी है। दशकों से खंडर हो रहे बीसलपुर रोडवेज बस अड्डे के भवन और परिसर से बसों के संचालन को लेकर एक बार फिर से कवायद शुरू कर दी गई है। रोडवेज बस संचालन को पीलीभीत बीसलपुर मार्ग पर जगह देखी गई है, जिसको लेकर विभागीय स्तर व जनप्रतिनिधि की ओर से पत्राचार भी शुरू हुआ है। इससे रोडवेज डिपो के संचालन की उम्मीद जगी है। ऐसे में कहा जा सकता है नया रोडवेज बस अड्डा
बनने के बाद यात्रियों को तो सहूलियत मिलेगी, इसके साथ ही रोडवेज अधिकारी व कर्मचारियों को भी बैठने के लिए पर्याप्त कार्यालय मिल सकेगा। दरअसल बीसलपुर तहसील क्षेत्र में भाजपा विधायक विवेक वर्मा के आवास के निकट कई साल पहले रोडवेज बस अड्डे का निर्माण कराया गया था। बस अड्डा कस्बे से दूर होने के कारण यहाँ पहुँचने वाली बसें कस्बे के बाहर बारा पत्थर ईदगाह चौराहा होकर रवाना हो रही हैं। इससे अब तक इन डिपो का संचालन नहीं हो सका है। कई बार जनप्रतिनिधि व विभागीय स्तर से पत्राचार भी हुआ, लेकिन विभागीय अड़चनों के चलते इसका संचालन अब तक नहीं हो सका है। अब इस डिपो के संचालन को लेकर एक बार फिर से उम्मीद जगी है। विभागीय स्तर से कस्बे के पीलीभीत बीसलपुर मार्ग पर पुरानी चीनी मिल में डिपो को लाने की कवायद शुरू हुई है। इसको लेकर पत्राचार भी किया गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार इसमें भी अभी अड़चनें आ रही हैं। हालांकि डिपो को यहां लाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं, जिससे तहसील क्षेत्र की जनता के लिए परिवहन सेवाएं बेहतर हो सकेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24/7 न्यूज, पीलीभीत।